गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा और कल यानी इसके पहले भाग 1 में यानी भाग 1 में मैंने आपको कुछ पुष्प के बारे में बताया था। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको किसके बारे में बताया था? पुष्प के बारे में। पुष्प में मैंने बताया था कि कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये भाग किसका है, ठीक है, किसका क्या कार्य होता है, ये मैंने बताया। अब देखिए हम थोड़ा सा बढ़ेंगे अब लेसन की ओर। लेसन में पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक अब क्या करेंगे, बढ़ेंगे। देखिएगा, तो पहले तो हम ये जाने बेटा कि आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे थोड़ा सा आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा बेटा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो इसके पहले चर्चा किया था, कई प्रकार के जनन, मैंने 2 प्रकार के जनन के बारे में बताया था, लैंगिक और अलैंगिक। तो यहाँ पर हमें पौधों में यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में नहीं पढ़ना, अब पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन किसमें पढ़ना है? पहले एंजियोस्पर्म में। ध्यान दीजिएगा, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं अर्थात आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, उसी वर्ग के पौधों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। ये क्या है देखिएगा, एंजियोस्पर्म पौधों को यानी कि आवृत्तबीजी पौधों को या पौधों के जीवन चक्र को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला भाग बेटा आपका और दूसरा भाग है। पहला भाग जो आपका वो क्या कहलाता है बेटा? स्पोरोफाइट। और दूसरा भाग है आपका गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब होता है बीजाणुभिद। स्पोरोफाइट मतलब होता है बीजाणुभिद। और गैमेटोफाइट का मतलब होता है युग्मकोद्भिद। ध्यान दीजिएगा, स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था। देखिएगा 2 अवस्थाएं हैं पूरे जीवन चक्र में। किसके? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जितने भी प्लांट्स होंगे उन सभी के जीवन चक्र में यानी एक नए पौधे के निर्माण होने में 2 अवस्थाएं आएंगी। उनमें से कौन कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है स्पोरोफाइट की, दूसरी अवस्था है गैमेटोफाइट की। स्पोरोफाइट की जो अवस्था होती है, देखिए स्पोरोफाइट जो होता है बेटा, ये सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है और प्लांट के जड़, तना, पत्ती आदि क्या होती है? स्पोरोफाइट से होती है, ठीक है। इसके बाद जब स्पोरों से इसको इससे
गैमीट्स का निर्माण होता है उस समय उस अवस्था को क्या कहेंगे हम, गैमीटोफाइट। देखिए गैमीट्स का निर्माण यहाँ पर कैसे होगा, उन सब चीजों के बारे में हमें जानना है। तो पहला नंबर क्या है, स्पोरोफाइट। तो देखिए स्पोरोफाइट के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। स्पोरोफाइट क्या है उसके बारे में समझिएगा। आवृत्तबीजी का पौधा स्पोरोफाइट होता है। का पौधा स्पोरोफाइट होता है। यह जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदित होता है। यह जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदित होता है और पुष्प का निर्माण करता है और पुष्प का निर्माण करता है। ठीक है, यह पुष्प जिस संरचना द्वारा तने से जुड़ा होता है उसे पुष्प ग्रंथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पेडिसिल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेडिसिल। कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए आवृत्तबीजीय का पौधा स्पोरोफाइट होता है, मतलब जितने भी एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स होते हैं। यह जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदित होता है, मतलब बटा हुआ होता है और पुष्प का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इस वर्ग के पौधों में सब में पुष्प का निर्माण होता है। यह पुष्प जिस संरचना द्वारा तने से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं हम, पुष्प ग्रंथ या पेडिसिल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। लेकिन यह पुष्प, ध्यान दीजिएगा, जो पुष्प होता है इस पुष्प में विभिन्न अंग होते हैं और सभी प्रकार के अंग इस पुष्प में पाए जाते हैं तथा सभी अंग पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्पोरोफाइट अवस्था है, ये स्पोरोफाइट अवस्था क्या होती है, देखिएगा, यह अत्यधिक विकसित होती है। यह अत्यधिक विकसित होती है, ठीक है, जिसके प्रत्येक कोशिका में, जिसके प्रत्येक कोशिका में 2n अर्थात डिप्लॉयड गुणसूत्र होते हैं, इसलिए होते हैं, इसलिए इसे
द्विगुणित पीढ़ी डिप्लॉयड जनरेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये स्पोरोफाइट, इसको ध्यान देना है और अच्छे समझ लेना है। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ते हैं, देखिए गैमेटोफाइट्स को। गैमेटोफाइट क्या है देखिएगा, दूसरा नंबर है बेटा गैमेटोफाइट, हिंदी बोलते हैं इसको युग्मकोद्भिद। देखिए यहां से युग्मकोद्भिद, यहां समझ में आ रहा होगा आपको, यानी युग्मक का निर्माण होगा इस अवस्था में। इस अवस्था में किसका निर्माण होगा? युग्मकोद्भिद। देखिए इसमें यह अल्प विकसित अवस्था है, यह अल्प विकसित अवस्था है, यह अल्प विकसित अवस्था है जिसके कोशिका में यंग हैप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं। इसलिए इसे हैप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम? हैप्लॉइड जनरेशन यानी अगुणित पीढ़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जनरेशन में केवल और केवल अर्थात इस अवस्था में यन गुणसूत्र होते हैं। मैंने आपको बताया था जो सोमैटिक सेल होती है, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी 2n होता है। और जब ये 2n में विभाजन हो जाएगा बेटा, यहाँ पर n और n में ना विभेदित हो जाएंगे, ये यहाँ पर ये क्या बन जाते हैं? गैमीट्स बन जाते हैं। युग्मकोद्भिद का मतलब होता है युग्मक, और यही युग्मक जब मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पॉलिनेशन की क्रिया होगी। क्योंकि जब अभी हम इसके पहले जंतुओं में पढ़ा रहे थे, जंतुओं में फर्टिलाइजेशन बताया आपको, लेकिन यहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया होगी, परागण की। जब ये दोनों मिलेंगे तब जाकर फिर 2n बनाएंगे, तब जाकर क्या होगी? ये साइकिल कंप्लीट होगी, अर्थात ये अवस्थाएं कंप्लीट होंगी और इसका पूरा जीवन चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इसके बारे में भी जानना आवश्यक है, परंतु अभी इसके पहले हमें जानना चाहिए बेटा कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। देखिए अगली हेडिंग है आपकी पीढ़ी एकांतरण। क्या बेटा? पीढ़ी एकांतरण। अगली हेडिंग है आपकी पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अल्टरनेट जनरेशन। अल्टरनेट जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है? एकांतरण, एकांतरण का मतलब हो गया बेटा एकांतर, यानी एक एक के अंतर में, मतलब एक आएगा फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। इस प्रकार से क्या होगा बेटा कि पीढ़ियों एकांतरित होती रहेंगी, अर्थात एक के बाद एक क्या होंगी? आएंगी। ध्यान दीजिएगा, तो इसे ये क्या है इसके बारे में देखिएगा, समझिए इसकी परिभाषा क्या है। आवृत्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में
चक्र में, आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में द्विगुणित व अगुणित हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हिंदी बोलते हैं अगुणित या द्विगुणित अवस्था एक दूसरे के बाद आती है, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, यानी कि आवृतबीजी पौधों के जीवन चक्र में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड अगुणित और द्विगुणित अवस्था एक दूसरे के बाद आती है, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। एक दूसरे के बाद का मतलब हो गया कि एक के बाद एक, पहले अगुणित आएगी फिर द्विगुणित आएगी, या पहले द्विगुणित आएगी फिर अगुणित आएगी। तो अगर पहले द्विगुणित आती है तो अगुणित आएगी, अर्थात हैप्लॉइड आएगी, फिर डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड। इस प्रकार से क्या होंगी, अल्टरनेट जनरेशन में चलती है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहते हैं एक पीढ़ी एकांतरण। ठीक बेटा, एक बार हैप्लॉइड अवस्था कौन सी होती है, अभी बताया मैंने। हैप्लॉइड अवस्था होती है गैमेटोफाइट की, और डिप्लॉइड अवस्था कौन सी होती है, स्पोरोफाइट की। तो जो स्पोरोफाइट अवस्था वो डिप्लॉइड है, और गैमेटोफिटिक अवस्था वो क्या। देखिए बेटा, हम कुछ अवस्थाओं के बारे में आपको अब बताएंगे। ठीक है, पुष्प के एंडोसियम और गाइनोसियम में विभिन्न घटनाएं होती हैं। विभिन्न घटनाएं होती हैं जो निम्न है। लघु युग्मक जनन, ये पहला है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पहले, दूसरा देखिए पहले का। इसकी निम्न अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था क्या है, ध्यान दीजिए। पहली अवस्था है आपकी लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन अर्थात लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया होगी वही जनन कहलाएगी, लघु बीजाणु। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें होता क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, कोशिका, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से माइक्रोस्पोर अर्थात लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया माइक्रो स्पोरोजेनेसिस
कहलाती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है समझिएगा। ये जैसे मैं आपको बता दूं, एंथर की बात करेंगे, जब हम एंडोशियम की बात करेंगे, अभी पढ़ेंगे हम आगे। एंडोशियम में एंडोशियम में आप देखेंगे उसके दो भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, उसकी दो पालियां होती हैं और दोनों पालियों में दो दो चैम्बर होते हैं, अर्थात एक पाली में दो चैम्बर और एक पाली में दो चैम्बर, अर्थात टोटल चैम्बर कितने हुए? 4। ये चारों चैम्बर, ध्यान दीजिएगा, ये 4 चैम्बर होते हैं और चैम्बर में जो बीजाणुधानी, वही चैम्बर ही बीजाणुधानी कहलाती है और उसी में क्या पाई जाती है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती हैं, जिनके द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर देखते हैं। ये पहला नंबर था बेटा, दूसरा देखिए, दूसरा है आपका लघु बीजाणु जनन या लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन, देखिए, पराग कोष से, इससे या पराग कणों से, पराग कणों से नर युग्मक तक के बनने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? लघु युग्मक जनन। लघु युग्मक जनन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, लघु युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा, तीसरा देखिए, तीसरा है आपका बेटा पॉलिनेशन, परागण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण। परागण क्या है? पराग कणों पराग कण, पॉलन ग्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, के स्टिग्मा, स्टिग्मा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र तक के पहुंचने की क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। देखिए, पराग कणों के यानी पॉलन ग्रेन जो है एंथर में निर्माण होता है जिनका। स्टिग्मा, स्टिग्मा ये किसका है बेटा? गाइनोसियम का एक भाग है, सबसे ऊपरी भाग होता है, क्या हमने बताया था आपको। वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया पॉलिनेशन कहलाती है। और चौथा नंबर है आपका बेटा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, देखिए गुरु बीजाणु जनन क्या है? इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? मेगा स्पोरोजेनेसिस।
इंग्लिश में बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए बीजांड में, बीजांड मतलब ओव्यूल में, बीजांड में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया, गुरु बीजाणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये 4 पॉइंट हो गए। इन सबका डिटेल हम क्या करेंगे अभी आगे पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। देखिए अगला देखिए बेटा, 5वां नंबर है आपका गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेगा गैमीटोजेनेसिस। मेगा गैमीटोजेनेसिस, मेगा गैमीटोजेनेसिस, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेगा गैमीटोजेनेसिस। मेगा का मतलब आप जानते हैं, गैमीटो का मतलब भी जानते हैं। गैमीट का मतलब होता है गैमीट से यानी युग्मक से, युग्मक निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। भाई इसके पहले आपको बता चुका हूं। आगे देखिएगा ये क्या है, इसके बारे में देखिए। गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश, गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनने तक की क्रिया भ्रूणकोश बनने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? मेगा गैमीटोजेनेसिस कहलाती है। और अगला है आपका निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है? नर और मादा युग्मकों की मिलने की, पता है ना आपको? नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया कहलाती है निषेचन। निषेचन कहलाती है। और लास्ट पॉइंट बेटा जो आप देखिएगा, निषेचन हो गया। और निषेचन के बाद आप जानते हैं युग्मनज का निर्माण होता है। अब हमें लास्ट पढ़ना है, देखिए भ्रूणोद्भिद, एम्ब्रियोजेनी।
एम्ब्रियोजेनिक, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, युग्मनज से भ्रूण यानी एम्ब्रियो के निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया भ्रूणोद्भिद कहलाती है। विद कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है बेटा। इन सभी टॉपिक के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। देखिए सीरीज से पढ़ेंगे, निषेचन होगा, इसके बाद एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा, और जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा एक नया पौधा बन जाता है, वहां से आपकी ये प्रोसेस समाप्त हो जाती है। लैंगिकरण की क्रिया क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो हमें इस प्रकार से एक सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं, देखिए पुष्प की ओर, पुष्प की ओर लेकर चलता हूं। तो पुष्प की संरचना जब हम पढ़ते हैं, मैं संरचना के बारे में आपको बता चुका हूं बेटा, पुष्प की संरचना, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पुष्प को निम्न दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बेटा एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड या एसेसरी भाग, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको सहायक जनन अंग, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, सहायक जनन अंग। ध्यान दीजिए, एसेसरी का मतलब होता है सहायक, रिप्रोडक्टिव, जनन, और ऑर्गन का मतलब अंग। दूसरा है आपका बेटा प्राइमरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी प्राथमिक, जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग। देखिए एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सहायक अंग, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहती है, प्राथमिक जनन। तो इसमें कौन कौन आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो आते हैं बेटा, इस एसेसरी में, एसेसरी का मतलब सहायक में आते हैं कैलिक्स और करोला। कैलिक्स को आप जानते हैं बाह्य दलपुंज बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, और करोला को बोलते हैं बेटा दलपुंज, हिंदी में बोलते हैं। और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है बेटा कौन कौन से हैं, एंड्रोसियम, और कौन सा है, गाइनोसियम। एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, कुमंग, और इसको बोलते हैं जायांग। देखिए चार भाग होते हैं मेनली, चार भाग का ध्यान दीजिएगा। पहला है कैलिक्स, दूसरा करोला। तो कैलिक्स और करोला एसेसरी में सहायक में होते हैं। एक ग्रीन कलर का होता है, एक रंगीन होता है करोला, जो कीट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, ये आकर्षित करता है जिससे कीट पहुंचकर और इसके स्टिग्मा में बैठ जाता है, यानी गाइनोसियम में बैठता है, जिससे परागण क्रिया होती है। लेकिन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्राथमिक जनन अंग में क्या है, ध्यान दीजिएगा। एंडोसियम और गाइनोसियम, एंडोसियम नर जनन भाग है और गाइनोसियम मादा जनन भाग है, इसलिए ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते हैं। इन रिप्रोडक्शन के लिए अर्थात पॉलिनेशन के लिए ये दो अंग सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें इन दोनों के बारे में क्या करना है, जानना है, अब बेहतर पढ़ना है। अब क्रम से हम क्या करेंगे, एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमें पढ़ना है बेटा
माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानी। माइक्रोस्पोरेंजियम या इसी को कहा जाता है अथवा मेल गैमेटोफाइट। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो एंड करके भी लिख सकते हैं, एंड मेल गैमेटोफाइट। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको लघु बीजाणु धानी और नर लघु बीजाणु धानी एवं नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमें इसके बारे में क्या करना है, जानना है। माइक्रोस्पोरेंजियम और नर युग्मोद्भिद के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। अब इसके लिए जानने के लिए आप एंडोस्पर्म के बारे में बेहतर जानना चाहिए आपको। अब देखिए जैसे ये है एंडोस्पर्म, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना है बेहतर, ठीक है, जानना है। और जानने के बाद हम इस टॉपिक के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। रोकना है। बात ये है ना, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, उसको भी जोड़ना है कल वाला।